नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड विधानसभा से विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक तो पास हो गया। अब विधानसभा से मंजूरी के बाद सबकी नजर राजभवन पर टिकी हुई है। विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति अब सरकार करेगी। प्रतिकुलपति हों, वित्तीय सलाहकार हों या फिर अन्य पद, राजभवन के अधिकार में कटौती होगी। उच्च शिक्षा मंत्री इससे पावरफुल होंगे। चयन समिति के माध्यम से कुलपतियों की नियुक्ति करेगी सरकार और चयन समिति में अधिकारी और विशेषज्ञों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और सेवा आयोग में अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। ऐसे में क्या विश्वविद्यालयों के इस प्रक्रिया में परिवर्तन से कुछ व्यवस्था परिवर्तन की संभावना बनती है? सवाल तो पूछेंगे और सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ रांची से 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए ऋषिकेश सहजे जुड़े हुए हैं और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मृत्युंजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ऋषिकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर जो सरकार अब पूरी प्रक्रिया को अपने कंट्रोल में ले रही है, कह सकते हैं, उससे क्या बदलाव की संभावना देखी जा रही है? दीपक जी, जिस तरह से 2014 के बाद जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उस समय से लगातार विश्वविद्यालय में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल के माध्यम से लगातार आरएसएस के लोगों को नियुक्त कर रही है, जिससे हायर एजुकेशन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और वही स्थिति कमोबेश झारखंड में देखने को मिली। और आज अंततोगत्वा झारखंड सरकार ने कल विधानसभा सत्र में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक विनियामक विधेयक पारित कर दिया। उसका उद्देश्य यही था कि राज्य में जेपीएससी और राज्यपाल से विश्वविद्यालय को मुक्त किया जाए। और क्यों मुक्त किया जाए? इसलिए मुक्त किया जाए कि जो विश्वविद्यालय में वैकेंसी हो, विश्वविद्यालय में जो शिक्षण काम हो, वो अच्छे से चले, ना कि राजनीति की भेंट चढ़े। 700 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई थी दीपक जी 2007 में। सभी प्रमोशन का बाट जो रहे हैं, कभी जेपीएससी तो कभी राजभवन तो कभी विश्वविद्यालय, और लोग सरकार से अपेक्षा लगाए बैठे थे। इन सब बातों को देखते हुए राज्य सरकार ने जेपीएससी और राज्यपाल के अधिकार को खत्म करके राज्य सरकार डायरेक्ट विश्वविद्यालय में अब अपना विधेयक ला करके वाइस चांसलर हो, डिप्टी वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो, सब चीज की नियुक्ति करेगी, ताकि राज्य की जनता, राज्य के जो छात्र हैं, हायर एजुकेशन के जो छात्र हैं जी, जो अच्छा हो जो गलत हो, वो राज्य सरकार से डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। गलत अगर कुछ होता है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बता सकते हैं। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप केंद्र में बैठ के राज्यपाल के माध्यम से विश्वविद्यालय में आरएसएस के लोगों को बैठाएंगे। इसलिए ये विधेयक लाना जरूरी था। और एक इसमें भारतीय जनता पार्टी सुबह से बयान देते रह रही है कि छात्र संघ का चुनाव खत्म कर दिया गया। दीपक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बोलने जा रहा हूं। मैं छात्र राजनीति से ही आया हूं, लेकिन पिछले 25 वर्षों में जब से झारखंड बना है, मैं पूछना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में कितनी बार छात्र संघ का चुनाव हो पाया? जवाब है मात्र 3 बार, 2007, 2016, 17 और 2021-22। यानी कि 25 साल में 3 साल तो छात्र प्रतिनिधि रहे यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में, लेकिन 22 साल छात्र नेताओं से मुक्त रहा कॉलेज। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? छात्र राजनीति की अपनी एक अहमियत है। उसके लिए भी इस विधेयक में रूल लाया गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर एक अध्यक्ष, एक सेक्रेटरी, एक महिला, एक एसटी/एससी से वो सदस्य व्यवस्था के बारे में हमने जानकारी अपने दर्शकों को साझा की है। लेकिन आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं और इस विधेयक के पक्ष में जो तर्क दे रहे हैं, उस पर बीजेपी का भी पक्ष जान लेते हैं। मृत्युंजय जी, आप सुन रहे थे कि ऋषिकेश जी, हम आएंगे आपको, नहीं आपको लौट कर आएंगे और पूरा समय देंगे आपको। 30 सेकंड मात्र लूंगा, जल्दी से बोलिए। मैं बोलना चाहता हूं कि एक ही विधेयक कल पारित नहीं हुआ, 3 विधेयक हुआ। झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियमक 2025 जी, झारखंड व्यवसायिक शिक्षण संस्थान विधेयक 2025, और राज्य सरकार चाहती है कि हायर एजुकेशन से संबंधित जो राज्य के छात्रों का जो भी मुद्दा हो, उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए, छात्र हित में दूर किया जाए।
और छात्रों के साथ समन्वय बना के दूर किया जाए। चलिए, चाहे इसमें व्यवस्था राज्यपाल और सरकारी हो जेपीएससी को या मुक्त निजी किया हो, गया। हर व्यवस्था में सरकारों का हित सर्वोपरि हो, ये सरकार सुनिश्चित करना चाह रही है, ये ऋषिकेश जी कह रहे हैं। मृत्युंजय जी, आपने पूरी बात सुनी ऋषिकेश जी की, क्या कहेंगे? शिक्षकों का जी, छात्रों और शिक्षकों का भी। मृत्युंजय जी बताइए। दीपक जी देखिए, सबसे दीपक जी सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं कहूंगा झारखंड का ये है कि एक ऐसे व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन के बैठे हुए हैं जिनको शिक्षा का स नहीं पता है और जिनको पॉलिसी मेकिंग की पी नहीं पता होगा। इतने बड़े बड़े भाषण दे देते हैं ये लोग। इनका बेसिक एक क्राइटेरिया है जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको ध्वस्त कर देने का। ये कह रहे हैं गवर्नर के माध्यम से लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है। पहले कैसे वीसी अपॉइंट होते थे? एक सर्च कम स्क्रीनिंग कमेटी होती थी जो इन्विटेशन मंगाती थी। उसके बाद उसमें जो लोग एलिजिबल होते थे उन 3 लोगों का नाम पैनल का भेजा जाता था और गवर्नर मुख्यमंत्री की सलाह पर एक वीसी अपॉइंट करते थे। कौन से ऐसे वीसी है जिनको गवर्नर ने खुद से अपने मन से घर से बुला के अपॉइंट कर दिया हो? इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उसको आप, लेकिन अब उसमें भी है कि आपको जस्टिफाई करना होगा, किसी को वीसी अपॉइंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या क्राइटेरिया मीट हो रही है नहीं हो रही है, आप उसको भी खत्म करना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि जो भी आपका व्यक्ति हो, आपका राजनीतिक व्यक्ति हो, आप उसको अपॉइंट कर दिए। तो आपने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को, शिक्षा में भी आपने उसका राजनीतिकरण कर दिया। दूसरा, आज हमारा राज्य जो है हर स्तर पे शिक्षा की स्थिति इतनी बुरी है, आप उस पर थोड़ी सी भी बात नहीं करते। हमारे विश्वविद्यालयों में 65% शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद खाली है। क्या वो राज्यपाल की जिम्मेदारी है? उसको आप क्यों नहीं भरते हैं? अभी जो वीसी और प्रो वीसी के पद खाली है, क्या वो इसलिए खाली है कि आपने वहां पे रिकमेंडेशंस भेजे और राज्यपाल ने अपने पास रोके हुए? नहीं, आपने रिकमेंडेशंस ही नहीं भेजे हैं। आप स्कूली शिक्षा पे आइए। स्कूली शिक्षा में आज झारखंड की स्थिति, हर साल असर की रिपोर्ट आती है, पूरे देश में सबसे बुरी है। इनफैक्ट जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जिसका सबसे ज्यादा ढिंढोरा ये पीटते हैं, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के 30% छात्र हैं जो 10वीं की परीक्षा में किसी न किसी सब्जेक्ट पे फेल हो रहे हैं। हर स्तर पे शिक्षा की इतनी बुरी स्थिति है और उसके बाद आप घूम फिर कर सिर्फ राजनीतिकरण। आप बता दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट अथॉरिटी चेंज करने से आप राज्यपाल से मुख्यमंत्री हो जाएंगे या आपके शिक्षा मंत्री हो जाएंगे, इससे क्या बदलाव आएगा? एनईपी 2020 में अभी तक आपने क्या किया एनईपी इंप्लीमेंट करने के लिए यूनिवर्सिटीज में? उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? आपके कितने यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहां प्रोफेसर ही नहीं है, मतलब एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो डेजिग्नेटेड प्रोफेसर। सोचिए, यूनिवर्सिटी में पूरे, शर्म की बात नहीं है। इस पे कौन बात करेगा? अभी आप सोच लिए 2016 के बाद से आपने शिक्षकों की बहाली नहीं की, उनका एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं लिया। अभी इनफैक्ट जब शिक्षकों की परीक्षा हुई 60% पद आपके खाली रह गए। सोचिए, आपके यहाँ के लोग पास नहीं कर पाए उसका एग्जाम। क्या आपने इस पर ध्यान देने की कोशिश की किस प्रकार से जो हमारे शिक्षक है वो इस लायक हो जाए, कम से कम एलिजिबिलिटी टेस्ट पार कर इसके शिक्षक बन पाए? हमारे 7000 स्कूल ऐसे हैं राज्य में जो एक शिक्षक से चलता है, लेकिन इन मुद्दों पे आप बात नहीं करेंगे। और एक भी, मैं तो कह रहा हूं 5 बिल की बात कर रहा हूं, उन 5 बिल में से ना एक हास्यास्पद आपको बताता हूं, जो कोचिंग बिल की बात कर रहे हैं जी। कोचिंग बिल आप पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि हम रेगुलेट करेंगे कि कोचिंग वाले कितना पैसा ले सकते हैं छात्रों से। आप कौन होते हैं रेगुलेट करने वाले? कोचिंग का पूरा स्पेक्ट्रम होता है। कोई शिक्षक 100 रुपए में पढ़ाता है, कोई 50,000 रुपए में भी पढ़ाता है। कोई अगर बहुत ज्यादा पैसे लेगा छात्र उसके पास नहीं जाएंगे। आप कौन होते हैं रेगुलेट करने वाले? आप जब ऐसे रेगुलेट करना शुरू करेंगे तो जो वैसे अच्छे शिक्षक होंगे जिनको शायद छात्र ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, वो यहाँ पढ़ाएंगे ही नहीं। कल को फिर आप बोलेंगे कि मैं स्कूल की फीस सारी रेगुलेट करूंगा, वो भी कीजिए, फिर आप उसको क्यों छोड़ रहे हैं? फिर आप डॉक्टर्स की फीस भी रेगुलेट कीजिए, उसको क्यों छोड़ रहे हैं? सिनेमा हॉल के टिकट के प्राइस रेगुलेट कीजिए, उसको क्यों छोड़ रहे हैं? चलिए, ये गंभीर आक्षेप है विपक्ष की ओर से, हम जवाब ले लेते हैं। मृत्युंजय जी, हम लौट कर आएंगे आपके पास। ऋषिकेश जी, अनाप शनाप पॉलिसी बना देनी है जिससे और राज्य को नुकसान होना है। चलिए, जो सरकारी व्यवस्था है शिक्षा की फिलहाल झारखंड में, वो बदहाल है, उसे बेहतर करने में सक्षम नहीं है सरकार। और उच्च शिक्षा जो फिलहाल किसी तरह से अपने पैरों पर खड़ी है, उसके पैर भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये आशा है मृत्युंजय जी का, इन विधेयकों के माध्यम से सरकार ये प्रयास कर रही है, ये आरोप है, क्या कहेंगे? दीपक जी, सबसे पहले जो उन्होंने कहा, उनको शर्म आ रहा है कि राज्य के शिक्षा मंत्री कौन हैं, तो इस तरह की बात अगर वो बोल रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि शर्म की बात तो यह है कि देश का प्रधानमंत्री कितना पढ़ा है आज तक देश की जनता को नहीं पता है। उनका सर्टिफिकेट वो जारी नहीं करते हैं। हाई कोर्ट बोलती है कि सर्टिफिकेट देना उद्देश्य नहीं है। ऋषिकेश जी, मुद्दे पे आइए ना। प्रधानमंत्री जिस पार्टी का प्रधानमंत्री का पता नहीं हो कि कितना पढ़ा लिखा है वो, उसका सर्टिफिकेट जारी करने में लोग को शर्म आता हो, वो दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं।
बात मैं करता हूं 2014 की, जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। पहला शिक्षा मंत्री 2014 में किसको बनाया इन्होंने? इंटर फेल स्मृति ईरानी को। उस समय शर्म नहीं आया भाजपा के प्रवक्ता को? आज ज्ञान बांट रहे हैं। पहला शिक्षा मंत्री 2014 में मोदी जी के कैबिनेट में इंटर पास बनती है या इंटर फेल, ये भी किसी को पता नहीं है। और आज ये सवाल उठा रहे हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री पर। बात झारखंड की हो रही है ना ऋषिकेश जी? हाँ, मैं अब झारखंड पर आ रहा हूँ। आ जाइए दीपक जी, राजनीति हो गई, अब मुद्दे पर बात करें। पूछना, हाँ मुद्दे पर आता हूँ। कोचिंग का जो एक्ट बनाया गया, जो विधेयक लाया गया, उसमें बोल रहे हैं कि कौन कोचिंग कितना पैसा लेगा। आप कोचिंग के नाम पर मनमानी करेंगे और छात्रों को सुविधा देने पर जीरो रहेगा। नहीं, इसमें इस पर उन्हें आपत्ति नहीं है। उन्हें आपत्ति इस बात की है कि आप अच्छे शिक्षकों को इस विधेयक के जरिए झारखंड से बाहर जाने को बाध्य करेंगे। उनकी आपत्ति यह है कि आप अच्छे शिक्षकों को झारखंड से बाहर जाने को बाध्य कर देंगे। आप उनका वकील मत बनिए, वो बता देंगे। फिर बिना मतलब के बात कर रहे हैं ऋषिकेश जी, क्या वकील बन रहे हैं? इन्होंने जो कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो सवाल किया तो मेरा जवाब होने दीजिए। तो जवाब आप दीजिए ना सही चीज पे। आपको अपनी बात राजनीति करने का आपने अवसर दिया ना, बेवजह की बात कर रहे हैं। मेरी बात पूरी नहीं, क्या वकील बन रहे हैं? बीच में टोकिए। क्यों नहीं टोकेंगे आप? और उनका सवाल है, उनका सवाल का जवाब तो आप उनके सवाल का जवाब दीजिए ना। आप अपने मन की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बीच में आप मत टोकिए। इस तरह आपसे तर्क नहीं किया जाएगा, आपसे तर्क नहीं किया जाएगा। ये मंच नहीं है आपको मुखर होकर अपनी बात रखने का। ये भाषण का मंच नहीं है। सवालों का जवाब लेने के लिए आपको आमंत्रित किया गया है। सवाल छोटा सा ये है कि क्या इस विधेयक के जरिए आप अच्छे शिक्षकों को झारखंड से बाहर जाने के लिए बाध्य नहीं करेंगे? वो उनकी बेतुकी बातों का मैं जवाब दे रहा था, बीच में आप दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं दीपक जी कि कोई कोचिंग खोलता है व्यक्ति, तो छात्र को मिनिमम क्या सुविधा दे रहा है और क्या फीस ले रहा है, उस पर राज्य सरकार की निगरानी होनी चाहिए कि नहीं? अगर आप हमसे 50,000 रुपए लेते हैं MBBS के पढ़ाई के नाम पर, नीट के पढ़ाई के नाम पर, तो उसमें कम से कम मिनिमम जो बैठने की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, उसका लाइब्रेरी है कि नहीं, उसके पास अच्छे शिक्षक है कि नहीं, इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए कि नहीं? दीपक जी आप बताइए मुझे। नहीं, दूसरी बात, ये वही तो कह रहे हैं कि अच्छे शिक्षक रुकेंगे ही नहीं, उन्हें उनके फीस मिलेगी ही नहीं उस बराबर। नहीं, ये जज हैं क्या? आप फैसला ले रहे हैं? कोचिंग मनमानी आप फैसला ले रहे हैं तो ये भी अपना पक्ष रख रहे हैं। राज्य सरकार दीपक जी छात्र हित में एक कोचिंग का विधेयक लाई है। चलिए ठीक है, कोचिंग पर हम बात को यहाँ आपकी बात समझ लिए। अब आप ये बताइए कि जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उसकी जो दुर्गति का ये हवाला देते हुए कह रहे हैं कि अब सरकार वही हाल उच्च शिक्षा का झारखंड में करने वाली है, विधेयक के माध्यम से सब अपने कंट्रोल में लेगी और सब बदहाल हो जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? इनको जवाब दीजिए। हाँ दीपक जी आप टोकिएगा मत, हम उनका सवाल सुन लिए थे। जी बोलिए। ये 2019 तक दीपक जी राज्य में किसकी सरकार थी? कमोबेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी राज्य में भी। लेकिन आज शिक्षकों का पद खाली है तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? और 2019 के बाद जब से महागठबंधन की सरकार बनी है दीपक जी, उसके बाद की जवाबदेही हमारी है, हमारी सरकार की है। तो मैं बताना चाहता हूं इनको कि बैकलॉग का जितना असिस्टेंट प्रोफेसर का पद था 2019 के बाद भरा गया, जो +2 का 8,000 शिक्षक की बहाली हुई वो 2019 के बाद हुई, और JPSC से जो ये सारा मामला लटका के छोड़े थे वो 2019 के बाद हुई। तो हम लोग तो छात्र हित में लगातार काम कर रहे हैं। एक और सवाल है जिसका चाहेंगे आप जवाब दें ऋषिकेश जी। नहीं, एक और महत्वपूर्ण बात है, ये कैसे तय होगा कि सरकार जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगी वो पॉलिटिकली न्यूट्रल हो, राजनीतिक रूप से वो किसी तरफ का झुकाव न रखता हो? ये भी सर्टिफिकेट लिया जाएगा? दीपक जी वाइस चांसलर जब भी बनेगा वो एकेडमिशियन बनेगा, और उसका किसी दल से कोई लगाव नहीं होगा। ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? आप तो कह रहे थे कि ये RSS का भर रहे हैं, ये आपने कैसे पहचान लिया? आप तो पूरी बात नहीं होने दे रहे हैं, इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं। इतने अच्छी तरीके से आपको मौका दे रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्हें तो मैंने बोलने का भी मौका नहीं दिया। अगर कोई कमी रह जाएगी दीपक जी तब आप पूछिएगा, मैं पूरा जवाब दे देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल नहीं होगा। हिंदुस्तान में 18 वर्ष के ऊपर प्रत्येक नागरिक को मताधिकार का अधिकार है कि नहीं? तो कोई ना कोई पार्टी को तो वोट देता होगा।
तो इसका मतलब कि अगर जो शिक्षा यूजीसी के गाइडलाइन के बाहर जाके हम लोग अगर नियुक्ति करते हैं तब आप हम पर आरोप लगा सकते हैं। अभी जो हो रहा है उससे क्या दिक्कत है ये बताइए। सुन, यूजीसी का नया गाइडलाइन क्या कहता है आपको जानकारी है? बताइए। नॉन एकेडमिशियन को भी ये लोग वाइस चांसलर नियुक्त कर सकते हैं जो शिक्षा से दूर दूर तक सरोकार नहीं हो। 10 साल का कोई निजी संस्थान का अनुभव पर वाइस चांसलर नियुक्त कर सकते हैं। दीपक जी, चलिए मृत्युंजय जी का एक छोटा सा जवाब, वक्त का अभाव। मृत्युंजय जी, आप गलत कर रहे थे, उस गलती को ये सरकार सुधार रही है, तो अब आपको दर्द हो रहा है। दीपक जी, सबसे पहले तो नियमों की जानकारी ना हो रहा, उसके बाद कॉन्फिडेंस का साथ में आसमान पर होना, मुझे लगता है बहुत घातक कॉम्बिनेशन होता है। मुझे वो यूजीसी का सेक्शन और रूल बता दे जिसके अंदर नॉन एकेडमिशियन को वीसीस। अब सुन लीजिए, आपके बीच में मैंने नहीं बोला ना, सुन लीजिए। आदत खराब है आपकी, पार्टी का चरित्र है, मत दिखाइए, सुन लीजिए। दीपक जी, या तो फिर यही बोलने या तो मुझे बोलने दीजिए। मृत्युंजय जी आप बोलिए, आप बोलिए। बकवास करवाते रहिए इनसे, टेक्निकल तो किसी बात पे बोल नहीं पाएंगे। रुक जाइए थोड़ा सा, बोल तो पाएंगे जैसे कि नेता वैसे नहीं। ऋषिकेश जी आपको पर्याप्त समय दिया गया, थोड़ी इनकी भी सुन लेते हैं। दीपक जी, इनको या तो चुप कराइए या तो इनको म्यूट कराइए। मृत्युंजय जी बोलिए, आप बोलिए, चिल्लाने दीजिए, बात करने दीजिए, आप बोलिए। सबसे पहले तो मुझे यूजीसी का वो रूल दिखा दे जिसमें कहा जाता है कि नॉन एकेडमिशियन वीसी बन सकता है। अगर दिखा देंगे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा और आज के बाद किसी डिबेट पे नहीं जाऊंगा, आज के बाद राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं दिखा सकता, इतनी बेसिक समझ नहीं है इनको। दूसरा, ये कह रहे थे कि सबसे पहले कोचिंग वाले में आता हूं, कोचिंग वाला कोई 50,000 लेता है तो हम इंश्योर करेंगे कि टीचर ठीक से पढ़ा रहा है या नहीं। आप जा जाके चेक करेंगे क्या वहां के क्लासरूम में? 50,000 नहीं, फिटजी और आकाश इंस्टीट्यूट वाले 2-2 लाख रुपए लेते हैं जी। आप कौन होते हैं? वहां पे छात्र नहीं जाएंगे जिनको नहीं पढ़ना है। मैं फिर तो वही कह रहा हूं कि स्कूल को फिर रेगुलेट कीजिए, हॉस्पिटल्स को रेगुलेट कीजिए, सिनेमा हॉल्स को रेगुलेट कीजिए, हर किसी चीज को रेगुलेट कीजिए। इनफैक्ट न्यूज चैनल्स को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा आता हूं, जेपीएससी जेएसएससी की बात कर रहे थे। जेपीएससी की जो हाल इन लोगों ने की है, जेपीएससी के पेपर्स की जांच करवा दी ऐसे लोगों से, इन लोगों ने जो एलिजिबल नहीं होते जेपीएससी के पेपर्स जांच कर रहे हैं। जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार किसका होता है? ये कहते हैं जेपीएससी की पावर कम कर रहे हैं, किसके अंतर्गत आ रही है? जेएसएससी की जो आपने हालत करी है, आज ही आया ना जजमेंट, सीआईडी ने जाके बोला कि नहीं उसमें पेपर लीक नहीं हुआ था, तो हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी। देखिए जेएसएससी का क्या हालत किया आपने। इनको तो छोड़ दीजिए दीपक जी, जैक की हालत, स्कूली शिक्षा का एग्जाम ये लोग नहीं करवा पाए इस बार। 8वीं का एग्जाम डिलेड, 10वीं का एग्जाम डिलेड, 12वीं का एग्जाम डिलेड। चलिए, तो कुछ व्यवस्था में बदलाव का प्रयास हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है इस तरह के बयान आने हैं। और अगर व्यवस्था में कुछ बेहतर हो रहा है तो उसकी सराहना होनी चाहिए, और व्यवस्था जो पहले से बेहतर है उसमें बदलाव सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से हो रहा है तो उसको लेकर आवाज उठेगी, और फिलहाल आवाज उठती नजर आ रही है। सिर्फ राजनीति है या छात्र हित है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश सिंह जी और मृत्युंजय शर्मा जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।